दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी इस समय अमेरिका में हैं। 3 दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का। आज उन्होंने डलास में और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बात की है। कल वो वाशिंगटन डीसी में होंगे, 2 दिन तक रहेंगे। जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी वहां के स्टूडेंट्स के साथ भी रूबरू हैं। आज राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और उसके बाद एक संवाद में शामिल रहे। एक भाषण जो उनका हुआ 16 मिनट 51 सेकंड का, यानी करीब करीब 70 मिनट का भाषण। उस भाषण की कई खूबियां हैं और उस भाषण पर भारतीय जनता पार्टी बेहद बेचैन है। वो भाषण क्या है, उसकी खूबियां क्या है, वही मैं आपके सामने विश्लेषित करने जा रहा हूं। पहली बात, राहुल गांधी टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके नहीं बोलते। राहुल गांधी ने बेहद सुंदर और नफीस अंग्रेजी में अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने एक तरफ तो आरएसएस पर हमला किया और जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक विचार को मानता है, यानी इंडिया के एक विचार को, लेकिन उनका जो विश्वास है वो दरअसल विचारों का है। और जो भारत है वो एक तरह से विचारों की यूनिटी है। उसमें अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक समुदाय, अनेक भाषाएं, अनेक मूल्य, ये सब उसके भीतर है। लेकिन आरएसएस सिर्फ एक विचार को मानता है। अब ये एक विचार क्या है? ऑब्वियस है कि उस आरएसएस की बात की जा रही है जो सावरकर के हिंदुत्व को फॉलो करता है, जिसके लिए इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग विदेशी हैं, जिनके लिए दलित, पिछड़े, दोयम दर्जे के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं के घर के भीतर हैसियत, ये आरएसएस है। और जब राहुल गांधी ने इस आरएसएस पर हमला किया तो गिरिराज सिंह बिलबिला उठे। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने अलग हमला बोला। लेकिन गिरिराज सिंह ने क्या कहा, जरा उस पर बात कर लेते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे आरएसएस को समझने के लिए। आरएसएस भारतीय संस्कृति और संस्कारों का संगठन है, डेफिनेटली। लेकिन आपकी संस्कृति क्या है और आपके संस्कार क्या है, यह भी देश जानना चाहता है। और देश को मालूम यह है कि राष्ट्रपिता गांधी की हत्या में आरएसएस को बैन किया गया था। उन्हीं सरदार पटेल ने बैन किया था, जिन्हें आज अपना करके बीजेपी ने गुजरात जीता। और बाहर लगातार नेहरू को टारगेट करने के लिए पटेल साहब का इस्तेमाल होता है। एक खबर ये भी आ रही कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, जो लगाई गई स्टैच्यू गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर, उस मूर्ति में, उस स्टैच्यू में दरारें पड़ने लगी हैं। ये है नरेंद्र मोदी। 2 बार और आरएसएस पर बैन लगा, एक बार आपातकाल में और एक बार बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद। ये आरएसएस, ये वो आरएसएस है जो नाथुराम गॉडसे से मोहब्बत करती है। ये वो आरएसएस है जो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करती है, मानती है और आरक्षण की विरोधी है। ये वो आरएसएस है जो देश को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है और एक विचार थोपना चाहती है। मुसलमानों और ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। उसी आरएसएस पर हमला किया। राहुल गांधी ने 2024 से जुड़े हुए सवाल के जवाब में भी कि चुनाव में क्या किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो छवि अमेरिका में और यूरोप में बनी है कि साहब तो विश्व विजेता हैं, विश्व गुरु हैं,
और नरेंद्र मोदी भारत में एक खौफ का नाम हो गया था, एक डर, बीजेपी एक डर। साहब अगर कोई विरोध कर देगा तो वो जेल जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी पर ज्यादा किसी ने नीतिगत और वैचारिक हमला कर दिया तब तो फिर वो हो गया। और इतना ही नहीं, बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी की तू बोलती थी और कोई दूसरा उनके माला तक में नहीं आ सकता था, कोई उनके कैमरे के फ्रेम में नहीं आ सकता। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के चुनाव के पहले जो संविधान बचाने को लेकर के वो चुनाव प्रचार में गए, उसने पूरी नींव हिला दी नरेंद्र मोदी की। और जो हार मिली नरेंद्र मोदी को, भले ही वो तीसरी बार सत्ता में आए हैं, उसने पूरे देश से नरेंद्र मोदी और बीजेपी का डर समाप्त कर दिया है। राहुल गांधी जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रेम, सद्भाव और विनम्रता की राजनीति चाहते हैं। जो छात्रों के साथ संवाद हुआ उसमें भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल किए गए। एक छात्र ने पूछा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की? राहुल गांधी ने जवाब दिया कि हम उस वक्त लोगों से संवाद करना चाहते थे, लोगों की समस्याओं को उठाना चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो वो वीडियो गायब कर दिया जाता था, उनकी वॉइस बंद कर दी जाती थी। जब वो मीडिया के पास गए तो मीडिया ने भी उनको इनकार कर दिया। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि हमने तय किया कि अब लोगों के बीच में ही चलना चाहिए। अगर हमारी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है तो फिर हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। और उसके बाद ही उन्होंने वो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और उस पैदल यात्रा में जो हासिल हुआ, एक तो लोगों के भीतर जो डर पैदा किया गया था वो डर दूर हुआ, प्रेम पैदा हुआ। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कहते थे कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, इसकी उन्होंने बात की कि राजनीति में अक्सर नफरत, घृणा और विभाजन होता है, लेकिन हम राजनीति में प्रेम, सद्भावना और विनम्रता चाहते हैं। हम उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में उस बात का भी जिक्र किया था जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि अभय डरो मत, ये राजनीतिक मैसेज हमने दिया और ये मैसेज भारत के पूरे संस्कृति में, भारत के हर धर्म में मौजूद है। आप चाहे गुरु नानक को देखेंगे, आप चाहे शिवा को देखेंगे, ये तमाम जो ईश्वर हैं या जो महापुरुष हैं, उनका हाथ हमेशा अभय मुद्रा में होता है। वो दरअसल डरो मत का भाव प्रकट करते हैं, निर्भय बनो का भाव प्रकट करते हैं। निर्भय बनो और डराओ मत, ये जो बात कर रहे थे राहुल गांधी यहां पे, तो डरो मत और डराओ मत। राहुल गांधी कहते हैं कि हम उस बात को सिखा रहे हैं बीजेपी को कि आपको डराना नहीं है और लोगों को डरना नहीं है। ये जो प्रेम पैदा हो रहा है इस देश में, जो सद्भाव बन रहा है राजनीति में, जिस विनम्रता की जरूरत है राजनीति में, वो हम लेकर के आ रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की उस पूरी राजनीति को एक्सपोज करते हैं, आरएसएस के उस पूरे वैचारिक दुराग्रह को एक्सपोज करते हैं कि देश की राजनीति किस तरफ जाएगी, ये भी वो मैसेज दे रहे हैं। और इसका असर क्या हो रहा है भारत के भीतर, हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी इसके पहले भी 2023 में भी यूरोप की यात्रा पर गए थे, इंग्लैंड गए थे, और वहां से भी उन्होंने जो बातें कही थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया था। अब राहुल गांधी का परिचय देते हुए सैम पैत्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी बेहद शिक्षित व्यक्ति हैं और ऑब्वियस है कि वो एमफिल हैं
बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े रणनीतिकार हैं। सैम पैत्रोदा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, जबकि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। इसको लेकर के अमित मालवीय का जो ट्वीट है कि सैम पैत्रोदा अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे। इतनी बेहुदा, इतनी बकवास बात अमित मालवीय कर रहे हैं। और राहुल गांधी पर जो हमला बीजेपी कर रही है कि साहब राहुल गांधी तो बदनाम कर रहे हैं। किसको बदनाम कर रहे हैं? भारत को। मतलब आरएसएस और बीजेपी भारत है। पहले तो पार्लियामेंट के भीतर जब राहुल गांधी बोले थे कि हिंदू धर्म में अभय मुद्रा है, हिंदू धर्म किसी को हिंसा नहीं सिखाता है, किसी को डराता नहीं है, विभाजित नहीं करता है, और जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं वो ये सब करते हैं, तो उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खुद खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किया था। जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण में किसी को बोलना नहीं चाहिए, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने ऐतराज किया। और ऐतराज क्या था कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को हिंसक बता रहे, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ऐसा कर रही है। राहुल गांधी ने वहीं पलटवार किया खड़े होकर के कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, हिंदू धर्म अलग है, इनकी सोच से अलग है। तो जो बात पार्लियामेंट के भीतर कह रहे थे राहुल गांधी, और उस समय बीजेपी हिंदू धर्म बन गई थी, अब राहुल गांधी जब बीजेपी और आरएसएस पर हमला कर रहे हैं तो बीजेपी का कहना है कि साहब आप भारत को बदनाम कर रहे हैं। मतलब बीजेपी आरएसएस भारत है, नरेंद्र मोदी भारत है, राहुल गांधी भारत नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के और नेहरू और अंबेडकर तक भारत नहीं है। राहुल गांधी ने खुद ये कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते थे, आरक्षण को खत्म करना चाहते थे। चुनाव के पहले जो उन्होंने आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और लोगों ने नरेंद्र मोदी को पराजित कर दिया, यानी लोगों ने डरना बंद कर दिया। और इधर राहुल गांधी ने एक और बात कह दी और बहुत ईमानदारी से बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दरअसल चाइना में है। हमारे यहाँ जो मोबाइल बन रहे हैं, जो और चीज़ें बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहे हैं, वो असेंबल्ड हो रहे हैं, उन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है। हम कोई मोबाइल देखते हैं तो उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, जबकि असेंबल्ड वो भारत में हो रहा है, लेकिन असली जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से निकल करके आ रहा है? चाइना से। तो राहुल गांधी ने कहा कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है, चाइना इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां मजबूत है, तो लोगों को काम मिला हुआ है। भारत में मेड इन इंडिया की बात की गई, भारत में जो और डिजिटलाइजेशन की बात की गई, लेकिन असल में क्या हो रहा है? ये सुनते ही बीजेपी और आरएसएस के लोग बिलबिला उठे और वो क्या बोलने लगे कि राहुल गांधी तो चाइना के एजेंट हैं और चाइना की तारीफ कर रहे हैं, भारत की बदनामी कर रहे हैं। इसमें कहाँ बदनामी है और कहाँ चाइना की तारीफ है? वस्तुनिष्ठ ढंग से राहुल गांधी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे आगे है, और ये काम भारत सबसे बड़ी आबादी है आज और सबसे बड़ी नौजवान आज़ादी है। अगर आप लोगों के हाथ में काम देंगे, स्किल उनके पास है, अगर उन्हें बैंकों के जरिए सहयोग मिलेगा, तो जैसे चेतराम मोची को राहुल गांधी ने मशीन उपलब्ध कराई, चमड़े का सामान उपलब्ध कराया, अब वही रामचेत जब जूते बनाएंगे तो उसको बेचेंगे और उससे बड़ा धंधा कर सकते हैं वो। अदरवाइज रामचेत सिर्फ जूते सिलने का, पुराने जूते सिलने का काम कर रहे थे, उससे कितना मिल रहा था? उससे अपमान ही पा रहे थे। लेकिन रामचेत जब खुद प्रोडक्शन करेंगे
जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो ऑब्वियस है रामचेत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, रामचेत का सम्मान भी बढ़ेगा और रामचेत स्वायत्त भी होंगे। राहुल गांधी ने यह कहा कि जो 16 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों को माफ कर दिया गया, ये जो मीडिया है, अगर किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा तो उसको खूब गाया जाएगा, लेकिन बड़े पूंजीपतियों का जो 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया, ये कहां से आया था पैसा? ये टैक्स पेयर्स का पैसा था, ये हमारा और आपका पैसा था। अमेरिका से जो लोग पैसा कमा करके भेजते हैं उसके टैक्स का पैसा था। जो भारत में सर्विस सेक्टर के लोग हैं, या अब तो आम आदमी भी माचिस भी खरीदता है तो भी टैक्स देता है, तो टैक्स पेयर्स का ये पैसा है जो माफ कर दिया भारत सरकार ने, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। यही पैसा अगर छोटे और मझोले उद्योगपतियों पर खर्च किया जाता, यही पैसा जो स्किल है लोगों के पास, चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, कुम्हार हो, इनके अगर स्किल पर वो खर्च किया जाता, उन्हें आर्थिक सहायता बैंक के जरिए उपलब्ध कराई जाती और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये मजबूत किया जाता, कोरोना काल में जो उद्योग धंधे बंद हो गए उनको फिर से चलाने के लिए अगर सहयोग किया जाता, तो आज भारत में बेरोजगारी इस कदर नहीं होती, इस कदर महंगाई और इस कदर लोग बेबस नहीं होते कि 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग करके खड़े होते। इसमें राहुल गांधी ने कहां बदनामी कर दी भारत की? दरअसल सरकार घिर गई इस मुद्दे पर कि जो भारत, अब अगर इसका थोड़ा सा अगर आप और विश्लेषण करें तो जो कह रहे हैं कि साहब आपको चाइना से मोहब्बत है, लेकिन व्यापार अगर देख लिया जाए तो व्यापार घाटे में है भारत। सबसे ज्यादा आयात कर रहा है भारत, चाइना से कर रहा है आयात। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो चाइना से आयात मत करिए, लेकिन यह संभावना नहीं है। तो यह दरअसल बेवकूफी की हद तक जाकर के राहुल गांधी पर अटैक करना, इसका राजनीतिक असर क्या होने जा रहा है? ऑब्वियस है कि राहुल गांधी पर जितना आप प्रहार करेंगे, आज राहुल गांधी की स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले जब राहुल गांधी पर अटैक किया जाता था तो उसका कुछ असर हो सकता था कि हो रहा हो, लेकिन जब राहुल गांधी ने पैदल देश की यात्रा की, लोगों से मिलते हुए, लोगों के दिलों की गहराइयों तक राहुल गांधी चले गए और वो यात्रा रुकी नहीं है। वो यात्रा रामचेत के यहां भी जाती है, वो यात्रा कुली के यहां लोकोमोटिव ड्राइवर के यहां जाती है, मिस्त्री कारीगर के यहां जाती है। राहुल गांधी अपने उस पूरे यात्रा में लगातार अभी तक हैं और लोगों से जिस तरह से मिल रहे हैं वो, अब बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडा का कोई असर नहीं होता। उल्टा हो रहा है कि जितना राहुल गांधी पर आप अटैक करेंगे उतना ही राहुल गांधी को फायदा होगा। जो राजनीतिक व्यक्ति जितना सुर्खियों में रहता है, भले ही वो नेगेटिव आप उसकी कैंपेन करें, जितना वो सुर्खियों में रहेगा उतना ही फायदा होगा। और नरेंद्र मोदी अब डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है, ये सरकार निकम्मी एक तरीके से घोषित हो चुकी है। तो ऐसे में राहुल गांधी एक विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहे हैं और जो डलास में राहुल गांधी का स्वागत हुआ है वो आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है, भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है। अब देखिए कल और परसों में क्या होता है और किस तरह की भाषण राहुल गांधी देते हैं, हमारी नज़र बनेगी और आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।